में होंगे उन्हीं को डालेंगे ना, विदेशियों को थोड़ी ना सेल में डालेंगे। जो भारतीय कट्टरपंथी होगा उसे ही तो डालेंगे। विदेशियों का जिक्र क्यों लाते हो आप बीच में? आप हिंदुस्तान की बात करो ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। रेडक्लाइज है, कौन रेडक्लाइज है? अच्छा स्टेप है ना, जापान, अच्छा स्टेप है ना, अच्छा स्टेप है, हाँ या ना? अच्छा स्टेप है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर पहला स्टेट बनने जा रहा है गुजरात, अच्छा स्टेप है, स्वागत करते हैं। पहले क्योंकि कट्टरपंथियों का साथ तो कोई नहीं देगा। लेकिन कट्टरपंथी है कौन, पहले ये फैसला होना चाहिए ना। तो आपकी सहानुभूति है क्या? मैं बताता हूँ। गद्दार कौन है, फिर ये तय होगा कि वफादार कौन। तो जो भी तय हो, जो लोग हैं, अब जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम रेडक्लाइज जो एंटी रेडक्लाइज फोर्स बना रहे हैं। भाई कौन रेडकल लोग हैं? वही लोग हैं जिन्होंने गुजरात का दंगा करा। अब्दुल भाई, आपकी कोई सहानुभूति तो नहीं है ना कट्टरपंथियों से? होगा, अंदर जाएगा, सड़ेगा सेल में, क्या प्रॉब्लम है? आप तो स्वागत करिए, आप भी बचे, हम सारे। आपकी सहानुभूति है क्या इन लोगों से? जो कट्टरपंथियों का सड़ेगा जेल के अंदर, बात खत्म। अब कोई वो हो इधर का उधर का हो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है सर? कोई रिलीजन का तो लेना देना ही नहीं है इसमें रिलीजन का तो लेना देना ही नहीं है सर। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले कहा था कि अगर देश रेडकलाइज होगा तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा हिंदुस्तान को, और ये देश रेडकलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और उसका जिम्मेदार संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, कोहली भाई सही, और यही लोग तो स्वागत करिए ना फिर। पूरी दुनिया में बदनाम किया। फिर तो अब्दुल भाई और स्वागत करिए, अगर संघ के लोग हैं तो जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो और स्वागत करिए। बोलिए अमन भाई, मैं स्वागत करता हूं एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर का। अरे भाई स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल है कि सारे जो संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं हैं, उन पर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जुडिशियरी पर आपने कब्जा कर रखा है, ईडी पर आपने कब्जा कर रखा है। अच्छा, मिसयूज का डाउट होगा। मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट। थाने का सबका जो है आप संगीत रागी साहब, मिसयूज का डर होता ना, फिर किसको पकड़ के डाल देंगे? फिर कहेंगे कि भाई एक ही धर्म के मिल गए आपको डंडा डालने के लिए भी। देखिए अमन जी, जैसे दंगे के आरोप में पकड़ते हैं तो फिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस होता है कि सारे दंगा एक ही धर्म के निकल आते हैं। देखिए अमन जी, मैं औरों की नहीं जानता, मेरी अपने पढ़ने के, अपने लेखन के आधार पर ये कह सकता हूँ, सारे धर्म एक नहीं है। और ये कट्टरता की नाला पनाला आप जो कह लें, ये वहाँ से निकलती है जब आप कहते हैं यही एक रास्ता है, यही एक है जिसके आधार पर आप स्वर्ग और नरक जा सकते हैं, यही से आपकी मुक्ति हो सकती है, बाकी सारे धर्म बेकार हैं। और उसके विस्तार के लिए आप दूसरे को दुश्मन घोषित कर देते हैं, उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, और सब कोई दुनिया में जानता है कि वैसे मानने वाले का धर्म क्या है, वो कौन धर्म के मानने वाले हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के पर्याय हो गए। धर्म ही नहीं है, मैं मानता हूं। देखिए उनके लोगों के साथ थोड़ी ना है। देखिए मैं किसी को नहीं जानता। अब्दुल भाई थोड़ी ना ऐसे लोगों के साथ होंगे। देखिए ऐसे लोगों का कोई धर्म ही नहीं होता भाई, मैं तो मानता हूं ऐसे लोगों का कोई धर्म ही नहीं होता सर। देखिए नलिन कोहली जी ने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया, और कोहली जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सारे लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन उसी चीज को प्रयोग करके कट्टरता में कैसे उसको परोसा जाता है। अब अलकायदा भी प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है, जो है वो तालिबान भी करता है, बोको हरम भी प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है, लेकिन ये सारे लोग इस्लाम के नाम पर ही 85% मुसलमानों की हत्या कर डालते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया के लोगों को पकड़ेंगे फिर? नहीं, हम इशारा नहीं कर रहे हैं। एक ही धर्म के लोगों को पकड़ेंगे फिर? नहीं, देखिए फिर सही है फिर उन लोगों का। देखिए जो कट्टरता को अपने धर्म के विस्तार के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरों को डराने के लिए करते हैं, स्वाभाविक है कि वो इस देश के लिए दुश्मन है, वो इस देश के लिए विघातक है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है, एक सेकंड अमन जी, प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी पहल की है। ये पहल बहुत पहले होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो जो ये सब नारे लगते हैं, विध्वंसक नारे लगते हैं, वो नारे संभवतः नहीं लगे। नलिन भाई आ रहा हूं मैं, एक कमेंट शुभराज का ले लूं, बहुत देर से नहीं जा पाया हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। शुभराज, ये जो डर है, डाउट होता है कि मिसयूज हो जाएगा, फिर एक ही धर्म के लोगों को पकड़ के अंदर डाल देंगे। अब कहीं दंगा होता है यूपी में, तो जिसको पकड़ते हैं सबका धर्म एक निकल आता है, तो फिर आरोप लगते हैं कि भाई सब आपने तो दंगाइयों का भी धर्म यही सोच करके तो कांग्रेस पार्टी ने टाडा का विरोध किया था। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के जरिए फिर एक कम्युनिटी टारगेट के आरोप तो नहीं लगेंगे, जो डर है, और ये बहाना है दरअसल। शुभराज साहब। अमन जी,
ये देखना भी पड़ेगा ना कि ये आरोप कौन लगा रहे हैं। ये कोई गुट है, कोई समूह है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या आम जनता है जो सवाल उठा रही है, जो लगा रही है। जिन लोगों की वजह से घरों के दिए बुझ जाते हैं, जिन लोगों की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पत्थरबाजी होती है, जिन लोगों की वजह से जुम्मे की नमाज के दिन लोग सड़कों पर निकलना बंद कर देते हैं, उन लोगों को अगर टारगेट किया जाता है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के वजह से, तो क्यों, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अमन जी, मैं एक दूसरी बात उठाना चाहती हूं इस प्रश्न को लेकर के। अच्छा तो ये होता कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल एक तरफा न हो जाए, जिसकी चिंता कुछ गुटों में है। वो गुट एक प्रपत्र लेकर के आते ना, एक मॉडस ऑपरेंडी लेकर के आते कि भाई आपने बड़ा अच्छा सराहनीय कदम उठाया, हम चाहते हैं कि ये 4-5 इनकॉर्पोरेट कर लीजिए आप सजेशंस, ताकि हमारे मन में जो चिंता है कि ये एंटी सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये दूर हो जाए। तो ऐसा तो हम आज तक कभी नहीं देखते। पॉलिसी डिस्कशन होती कहां है अमन जी? कोई अच्छी पॉलिसी आए तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि उस पॉलिसी को डिस कर दो, वो सीधे सीधे कह दो कि ये पॉलिसी ही कम्युनल है। मैं एक बात बताना चाहती हूं, क्योंकि मीडिया का अभी भी ध्यान उत्तर पूर्व भारत की तरफ नहीं होता। देश में जब लिंचिंग पे बहस ही चल रही थी, उस समय बहुत बड़े बड़े कांड हुए भी नहीं थे। एक आध छिटपुट घटनाएं हुई थी, मॉब लिंचिंग को लेकर के एक पूरा नैरेटिव बन रहा था। मणिपुर एक छोटा सा प्रदेश है, उसने सबसे पहले लॉ बनाई थी, एंटी लिंचिंग लॉ बनाई थी। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी गांव में किसी भी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग होती है, तो बाद की बात आप छोड़ दीजिए कि कानून क्या करेगी नहीं करेगी, पूरी जो उस परिधि में जितने भी गांव हैं, उन गांव के सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। वहां सरकार किसकी है? भाजपा की है। सरकार कितने सालों बाद बनी, बताने की जरूरत नहीं। आजादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और ये पहला सबसे प्रोग्रेसिव लॉ आया था। लेकिन चूंकि इन विषयों पर चर्चा कम होती है मीडिया में, और मीडिया की भी प्रतिबद्धता और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं समझ सकती हूं कि एक पॉइंट के बाद लिमिटेशन होती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि इन सभी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज पे एक सम्यक रूप से चर्चा होनी चाहिए, विचारधारा और पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे को हटाकर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को भी लेकर के अमन जी आज तक मैंने नहीं सुना कभी। वहां तो कांग्रेस इतने सालों तक शासन किया, कांग्रेस का एक नेता, किसी ने चू जबान नहीं खोली कि एंटी मॉब लिंचिंग जो लॉ बना वो कम्युनल है, लेकिन क्योंकि है ही नहीं। ये सवाल है ही नहीं नलिन भाई। लेकिन ये दीप्ति जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, दीप्ति जी आ रहा हूं। लेकिन नलिन भाई, सवाल तो उठेगा कि 27 साल से आप लोग हैं, 27 साल से तो याद नहीं आई। अब आप घोषणा पत्र में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल भी आ गया है, ये पोलराइज करने के लिए भी चीजें हैं। 27 साल में क्यों नहीं बनाया फिर? और 27 साल से आप लोग हैं, तो अभी बचे हैं वहां पर कट्टरपंथी, ये टुकड़े गैंग अभी हैं वहां पर गुजरात में। 2-3 बातें कहना चाहूंगा अमन भाई। मुझे लगा था जब मैंने पिछली बार कुछ कहा तो शायद अब्दुल भाई जो है मेरे विचारों के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह असंभव है। क्योंकि अब्दुल भाई जिस पार्टी से, उस पार्टी में अगर मोदी विरोध और भाजपा आरएसएस विरोध ना हो और मुसलमानों के मन में वो भय करने की कोशिश ना करे बढ़ाने की, तो इनका वजूद ही नहीं रहेगा। क्योंकि इनके लिए वो टारगेट वही हो सकता है कि मुसलमान खतरे में है। और जब इस टारगेट या इस एजेंडा से वो चलेंगे, तो इसीलिए आप देखिए आपने एंटी रेडिकलाइजेशन पे कितने प्रश्न उठाए और वो भागते गए। अरे टारगेट कौन होगा पहले बताइए, ये भय वो पैदा करना चाहते हैं कि आप ही टारगेट होंगे। उन्हें मिसयूज का डाउट, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा एक बार, हाँ मैंने, पर मिसयूज का डाउट भी काल्पनिक है। अल्टीमेटली जितने लोग हैं जिनके ऊपर में कोई भी मुकदमे जहां पर भी जा रहे हैं, कईयों को बेल मिले, कईयों को नहीं बेल मिले। दिल्ली में राइट्स हुए दिल्ली के, उनमें जजेस ने कई जगह पुलिस को लताड़ा कि आपने इनके कैसे आपने इंक्लूड किया। कोर्ट्स हमारी चलती है ना, तो उन्होंने दबाकर लताड़ा कि इस व्यक्ति को क्यों अंदर किया, उसको क्यों, इसको अननेसेसरी क्यों रखा जेल में। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो निकल भी नहीं रही जेल से, हर बार कोर्ट कहती है बिल्कुल नहीं, हम इनको बेल नहीं देंगे। अब वो लड़के पढ़े लिखे ही सही, और मेरा इशारा बड़ा स्पष्ट है कि वो लड़के पढ़े लिखे ही सही फ्रंट लाइन पे रोज जो है कट्टरपंथी बातें करते थे, भारत के टुकड़े टुकड़े चाहते थे, भाषण देते थे। तो रेडिकलाइजेशन की जो बात है, वो कोई बैठ के देखता है कि दूसरों का नुकसान करे, उस नुकसान में नुकसान होते समय यह नहीं देखा जाता कि हिंदू है या मुसलमान है या कौन, भारतीय नागरिक जो एक इंसान है उसका नुकसान होता है। और मैं हैरान हूं कि अब्दुल भाई इस पर भी स्पष्ट नहीं कह सकते
कि नहीं हम साथ खड़े हैं कि ऐसा सोच होनी नहीं चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हमने मैंने कहा किसी पूरे देश में होना चाहिए और क्या, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। साथ ही खड़े होकर कहते हैं ओवैसी साथ खड़े होते हैं और इनके तो नेता प्रो रेडिकल तो कोई भी नहीं है। If it is anti-radical cell, पाकिस्तान को कहते खबरदार आप जो आप हमारी बातें करें। Exactly, मतलब if it is anti-radical cell, जो है समझते nobody can be pro-radical। देश के लिए हम एक होंगे। दीप्ति जी बहुत 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 अच्छा घोषणा पत्र में कम से कम इस वादे का तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकली आइडियोलॉजी आपको स्वागत करेंगे शायद। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल अच्छा प्रयोग गुजरात में कम से कम, क्योंकि गुजरात मतलब 20 साल से दंगा नहीं हुआ, उससे पहले क्या हाल था गुजरात में सबने देखा है। दीप्ति जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके से गुजरात में या अन्य प्रदेशों में या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ फैलाई जा रही है और किसके द्वारा फैलाई जा रही है और किस तरीके से पूरा रचा जाता है कि आप भारत माता की जय बोलिए, आप कोई मुस्लिम चूड़ी वाला है तो वो घुस नहीं सकता, उसको भारत मारे। माता की जय बोलना कट्टरता फैलाना कैसे है? जी 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 भारत माता की जय बोलना जबरदस्ती से अगर आप किसी, मेरी बात अभी तो थोड़ी देर पहले आप पूजा पाठ की बात कर रहे थे, वाह। वंदे मातरम बोलना भी कट्टरता फैलाना है। ये तो बताइए अगला क्या बोलेंगे कि वंदे मातरम भी कट्टरपंथी है? जबरदस्ती से थोपी गई चीज, जबरदस्ती से थोपी गई हर चीज कट्टरपंथी की तरफ ले जाती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भारत माता की जय कौन थोप रहा है? अधिकार है सबको। आप पर इस कार्यक्रम में किसी ने थोपा? पहले मेरी बात सुनिए, मुझे गलत है। भारत माता की जय बोलना कट्टरता फैलाना नहीं है। मेरी बात कह रही है कि भारत माता की जय कट्टरपंथी है। थोपना आप किसी के ऊपर जबरदस्ती से थोप नहीं सकते। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती से किसी भी चीज पर कोई चीज थोपना उसमें भारत माता की चीज के लिए आया। और जो लोग कट्टरपंथी करते हैं उनके ऊपर ये बताइए कि आपने भारत माता गौर से जैसे आतंकवादी, आज नाथूराम गौडसे जैसे आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? कांग्रेस के ऐसे मंदिर बना के पूजा करते हैं, मंदिर बना के पूजा करते हैं। जो पूजा करता था उसको तो आपने पार्टी में ले लिया। मंदिर बना के पूजा सोशल मीडिया पे। गोडसे की जो पूजा करता था उसको तो शायद आप लोगों ने पार्टी में लिया है। मेरी बात सुनिए, शंकर सिंह बघेला भी करते थे। राहुल गांधी जी आज भारतीय जनता पार्टी के पास मैम छोड़िए ना इतना लंबा। दीप्ति जी आप स्वागत करती हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का स्वागत करती है, हाँ या ना? छोड़िए ना इतना लंबा ज्ञान नहीं। एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर का स्वागत करती है, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, ऐसे मुद्दों पे ही ध्यान भटकाने के लिए ऐसे सेल बनाना, युवाओं को तोड़ना, देश के अंदर एंटी रेडिकल सेल सही है गलत? मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने। राहुल गांधी जी इस तरीके से जो बस हाँ या ना का जवाब चाहिए था, वो नहीं जवाब दे पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट कैमरा इलेक्शन का वक्त हो गया है। लाइट कैमरा इलेक्शन, गुजरात चुनावों में आरोप प्रत्यारोप। लाइट कैमरा इलेक्शन देखिए। मैं जहां जहां गया हूं मुझे एक तरफा माहौल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक तरफा फैसला लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके काम को और उन पर जो अटूट विश्वास है और अथाह प्रेम है उसको लोग वोट देने वाले हैं। और मुझे कोई सामने चुनौती के रूप में तो छोड़िए, कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में। गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है।